हेलो प्यारे बच्चों, आपका एक बार फिर स्वागत है आपके ही इस यूट्यूब चैनल द मैथ्स बेस पर। और आज हम कक्षा 7 का जो अध्याय 6 है उसका पेज नंबर 137 से आगे शुरू करेंगे। सबसे पहला 4 गुणा 4 का जादुई वर्ग। तो हमने यहाँ तक पहले क्या पढ़ा है, 3 गुणा 3 का जादुई वर्ग पढ़ लिया था। अब 4 गुणा 4 का जादुई वर्ग, 4 गुणा 4 का जादुई वर्ग भारत के पार्श्वनाथ जैन मंदिर खजुराहो में 10वीं शताब्दी के एक शिलालेख में पाया गया है तथा इसे चौतीसा यंत्र कहा जाता है। चौतीसा यंत्र क्यों कहते हैं? क्योंकि इन सब का योग कितना है? 34 है। इधर से इधर से इधर से भी करेंगे तो जैसे हम 3 गुणा 3 का होता है तो उसमें योग कितना आता था? उसमें योग 15 आता था और इसमें योग कितना आ रहा है? 34 आ रहा है। इसलिए इसका नाम भी चौतीसा यंत्र है। 12 और 7 19 और 1 20 और 14 34, सब जगह से 34 हो रहा है। 34 अर्थात 34 है। आपके विचार से उन लोगों ने इसे चौतीसा यंत्र क्यों कहा? क्यों कहा होगा? क्योंकि हर तरफ से इसका योग 34 हो रहा है। इस जादुई वर्ग की प्रत्येक पंक्ति, स्तंभ और विकर्ण की संख्याओं का योग 34 है। क्या आप इस वर्ग में 4 संख्याओं के अन्य प्रतिरूप पैटर्न ज्ञात कर सकते हैं जिनमें प्रत्येक पंक्ति, स्तंभ या विकर्ण की 4 संख्याओं का योग 34 हो? तो यहाँ पर हमको दिख रहा है कि क्या हो रहा है, योग 34 योग हो रहा है। ठीक है, फिर हमारा अगला पेज, इतिहास और संस्कृति में जादुई वर्ग। अब जादुई वर्ग जो है 3 गुणा 3 के रूप के, वो बहुत सारी जगह पाए गए थे। सर्वप्रथम अभिलेखित जादुई वर्ग की रचना 2000 से अधिक वर्षों पूर्व प्राचीन चीन में हुई थी, जिसे लो सु वर्ग कहा जाता है। किंवदंती है कि लो नदी में आई एक विपत्तिकारक बाढ़ के समय ईश्वर ने लोगों को बचाने के लिए कछुए को भेजा। यह कछुआ किस रूप में? वह कछुआ अपनी पीठ पर एक 3 गुणा 3 ग्रिड लाया था, जिस पर 1 से 9 तक की संख्या एक जादुई पैटर्न में व्यवस्थित थी। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर आसपास में 8 संख्या लिखी और मध्य में एक संख्या 5 लिखा हुआ है और सब तरह से योग एक जादुई ग्रिड था। विश्व के विभिन्न भागों में विभिन्न समय पर जादुई वर्गों का अध्ययन किया गया है, जिसमें भारत, जापान, मध्य एशिया और यूरोप सम्मिलित है। तो ये भी एक प्रकार का आप जादुई ग्रिड देख सकते हैं। भारतीय गणितज्ञों ने वृहद रूप से जादुई वर्गों पर कार्य किया है। उनके द्वारा रचे गए ग्रंथों में उन जादुई वर्गों की रचना करने की व्यापक विधियों का वर्णन किया गया है, जिनकी हमने ऊपर चर्चा की है कि भारतीय गणितज्ञों का कार्य केवल 3 गुणा 3 हमने पढ़ा है, 3 गुणा 3 को बहुत डीपली पढ़ा है। 4 गुणा 4 अभी हमने देखा था कि ग्रिड तक ही सीमित नहीं रहा था, अपितु उन्होंने 5 गुणा 5 के रूप का और उससे भी बड़े वर्ग के ग्रिड के लिए विस्तृत किया, जिसका अध्ययन हम आगे की बड़ी कक्षाओं में करेंगे। जादुई वर्गों का प्रकट होना अध्ययनशील गणितीय कार्य तक ही सीमित नहीं रहा, ये भारत के अनेक स्थानों पर पाए गए। दाई और संलग्न चित्र एक 3 गुणा 3, ये चित्र जो दिख रहा है जादुई वर्ग का, जो तमिलनाडु के पलानी नामक स्थान के एक मंदिर में जो खंभा होता है, स्तंभ होता है, उस पर यह प्राप्त हुआ है। इस मंदिर का निर्माण लगभग 8वीं शताब्दी में किया गया था। 3 गुणा 3 जादुई वर्ग भारत के घरों और दुकानों पर भी पाए जाते हैं। देखिए, ये एक प्रकार के यंत्र होते हैं। नीचे दर्शाया गया 9 ग्रह यंत्र भी ऐसा ही उदाहरण है। देखिए 9 ग्रह है, बुध, शुक्र, चंद्रमा, गुरु, सूर्य, मंगल, केतु, शनि, राहु। 9 ग्रहों के लिए अंदर की तरफ आप वापस देख सकते हैं कि यहाँ पर एक 3 गुणा 3 का ग्रिड बना हुआ है। इसे भी देखा जा सकता है। ध्यान दीजिए कि प्रत्येक ग्रह के मध्य एक भिन्न जादुई योग संबंध है, जिसे नीचे एक कुबेर यंत्र का भी चित्र दर्शाया गया है। कुबेर यंत्र, ये कुबेर यंत्र बना हुआ, मध्य में देखिए 3 गुणा 3 का ग्रिड है। इसमें संख्याएं जो है वह 20 से शुरू होकर के 28 तक है। तो यहाँ पर भी ये क्या है? एक जादुई वर्ग है, क्योंकि इसकी सभी पंक्तियों का स्तंभ का योग बराबर होगा। कितना हो रहा है? 20, 40, 60 और 12 72 हो रहा है। अब हमने बहुत बार जगह पढ़ लिया है, मध्य की संख्या जो होती है उसका 3 गुना होता है। 24 का 3 से गुणा कर दो, कितना आया? 72। बस, सबका योग 72 होगा। 24 से बीच में 24 गुणा 3 72 होना चाहिए सब जगह का योग। ठीक है, चलिए हम हमारा यहाँ तक तो क्या था कि थ्योरी रूप में था, आप खुद पढ़ना और याद करना, सीखना, समझना। अब हम आगे एक बहुत ही रोचक जो संख्याएं, वीरहांक जिसको कहते हैं, जिसका अंग्रेजी नाम फिबोनाची है। वीरहांक हमारा हिंदुस्तान का एक गणितज्ञ, और इसने ही सबसे पहले ऐसी संख्याओं की खोज की थी, ऐसी संख्याओं का पता लगाया था। तो वीरहांक संख्याएं अनुक्रम 1 2 3 5 8 13 21 34 इस तरह से आगे चलती जाएगी। वीरहांक या फिबोनाची संख्याएं संपूर्ण गणित में सबसे अधिक प्रसिद्ध अनुक्रमों में से एक है। यह कला, विज्ञान और गणित की दुनिया प्रत्येक स्थान पर देखने को मिल जाता है। यह बहुत सारी जगहों पर इसका प्रयोग है। ये बहुत सारी जगहों पर यह गणित दिखती है। गणित हर चीज में देखोगे गणित होगी, हर वस्तु में गणित का प्रयोग होता है। और उसमें सब जगह कहां पर? बहुत सारी जगह पर ये वीरांक अंक, ये अंक दिखे जाते हैं। सर्वप्रथम खोज कला के संदर्भ में हुई थी। इस प्रकार वीरांक फिबोनाची संख्या कला, विज्ञान और गणित के बीच निकटता के संबंधों का एक सुंदर दृष्टांत प्रदान करती है। वीरांक संख्याओं की खोज सर्वप्रथम हजारों वर्ष पूर्व संस्कृत और प्राकृत भाषाविदों के ग्रंथों में उनकी काव्यात्मक रचनाओं के अध्ययन में उद्धृत हुई।
पता चला हजारों वर्षों पूर्व। संस्कृत भाषा ही चलती थी, हमारी भारत की है। अनेक भारतीय भाषाओं प्राकृत, संस्कृत, मराठी, मलयालम, तमिल और तेलुगु की काव्यात्मक रचनाओं में प्रत्येक शब्दांश शब्दांश सिलेबल लघु और गुरु के रूप में वर्गीकृत है। लघु मतलब छोटा, गुरु का मतलब बड़ा या दीर्घ कह सकते हैं। एक गुरु शब्दांश का एक लघु शब्दांश की तुलना में लंबे समय तक उच्चारण किया जाता है। अब मुंह से जो ध्वनि निकलती है, जिसको हम संगीत में प्रयोग करते हैं या बोलने में प्रयोग करते हैं, तो लघु शब्दांश एक शब्द का छोटा सा अंश, एक अक्षर भी कह सकते हैं। गुरु शब्द जो होता है वो उससे दुगुनी तुलना में जो उच्चारण होता है उसका समय ज्यादा लगता है। गुरु का समय लघु से दुगुना लगता है, वस्तुतः ठीक दुगुने समय तक। इसके गायन के समय एक लघु शब्दांश समय की एक ताल पर समाप्त होता है। यदि लघु शब्दांश एक ताल पर समाप्त होता है तो गुरु शब्दांश दो ताल पर समाप्त होता है। यह इसका दुगुना रहता है। श्लोक गायन की इस सरल व्यवस्था से इसी के आधार पर श्लोक, गीत, संगीत इनकी रचनाएं होती है। किसी पर समय कम लगता है तो वो लघु है, और समय दुगुना लग रहा है तो दीर्घ या गुरु ताल कह सकते हैं उसको। असंख्य गणितीय प्रश्न उत्पन्न हुए जिन पर इन भाषाओं के प्राचीन कवियों ने विस्तृत रूप से विचार किया। श्लोकों से संबंधित प्रश्नों को पूछने अनेक महत्वपूर्ण गणितीय खोजें भी की गई। यहाँ पर थ्योरी रूप में इतना आप इसको पढ़ लेंगे तो भी चलेगा। तो लघु शब्दांश एक ताल का होता है और गुरु शब्दांश दो ताल का, यानी ये इससे दुगुना होता है। और एक और दो का, एक ताल दो ताल, दो तालें लगातार भी आ सकती है, एक ताल भी लगातार आ सकती है। अब यहाँ पर हम पढ़ना शुरू करते हैं इससे। वहां पर आप पढ़ लेंगे, आपको इतना दिक्कत नहीं देगा, आप पढ़ लीजिएगा। हम यहां से शुरू करते हैं। यहाँ संख्या 1, 2, 3 और 4 में से प्रत्येक को 1 और 2 के योग के रूप में लिखना है। अगर 1 और 2 के रूप में लिखें, जैसे 1 को लिखना है तो 1 को कैसे लिखेंगे? 1 और 2 के रूप में, 1 को सिर्फ 1 ही लिखेंगे, ठीक है। अब 2 को लिखना है तो 2 को लिखने का क्या तरीका है? 2 को या तो सिर्फ 2 लिखो या 1 प्लस 1 लिखो। 2 को किस तरीके से, कितने तरीके से लिखा जा सकता है? 2 तरीके से लिखा जा सकता है। 1 को कितने तरीके से लिखा जा सकता है? 1 तरीके से। अब 3 को देखते हैं। 3 को कैसे लिखा जा सकता है? 3 को 1 प्लस 1 प्लस 1 के रूप में। फिर अब इन पीछे वाले दोनों 1 को योग कर दो, इन दोनों का योग कर दो, 1 और 1 2, 1 और 2 3 हो गया। अब इसको 2 को उल्टा करके इधर लिख लो, ठीक है। 3 को कितने रूप में लिखा गया? 1 2 3। और लिखना किसमें? सिर्फ 1 और 2 के रूप में होनी चाहिए संख्याएं, योग के रूप में हो और 1 और 2 के रूप में, भले 1 कितनी बार आए 2 कितनी बार आए, योग के रूप में होना चाहिए वो। 3 को कितनी बार लिखा जा सकता है? 3 तरह से लिखा जा सकता है। अब 4 का देखते हैं। तो 4 का देखेंगे तो क्या होगा? देखिए, अब आपको एक सिंपल सा पैटर्न समझाते हैं। जो संख्या अभी हमने 3 के लिए लिखी है उसके आगे 1 1 लगा दो। तो इसको लिखा था तो इसके आगे 1 लगा दिया। देखिए 1 1 थे 3। नहीं तो दूसरा तरीका देखो कि सबको 1 1 के रूप में लिखो। अब पीछे वाले उनको 2 बनाओ, 1 और 1 2। अब इस 2 का क्रम बदलते जाओ, 2 को इधर लिखो तो 1 प्लस 2 प्लस 1, ये 2 इधर आ गया। अब इस 2 को इधर ले लो, 2 प्लस 1 प्लस 1, अलग अलग दिखना चाहिए, अलग अलग लिखने में अलग अलग पैटर्न है, बस वो गिना जाएगा। अब इन दोनों को भी जोड़ दो, तो 2 प्लस इन दोनों को भी जोड़ दिया 2। अब 2 और 2 4 हो गया। अब जब 2 और 2 बन गए, अब इसके अलावा 4 कहीं नहीं दिखेगा। तो 4 कितने तरीकों से हो गया? 1 2 3 4 5। 4 को 5 तरीकों से लिखा जा सकता है। तो देखिए इसी सारणी में भी ऐसा ही है, ठीक है। अब देखो विभिन्न विधियां, 1 को लिखने की एक तरह से लिखा जा सकता है, 2 को 1 प्लस 1 और 2 से 2 विधियां, 3 को 1 1 1, पहले तो 1 1 योग कर लो, एक विधि ये हो गई। अब इन दोनों पीछे वालों को जोड़ दो, 1 प्लस 2। अब इस 2 को आगे भेज दो, 2 प्लस 1। अब ये 3 अलग अलग विधियां, 3 को 3 विधियों में लिखा जा सकता है। 4 को सब सिंगल सिंगल, पीछे से शुरू करो, इन 2 का योग 2। अब इस 2 को घुमाते जाओ, ये 2 लास्ट में, 2 बीच में आ गया, 2 पहले आ गया, ठीक है। पहले आती है, अब पीछे वाले देखो, ये 2 सिंगल सिंगल, ये भी जोड़ दिए, 2 बन गया। तो 4 को कितने रूप में लिखा जा सकता है? 4 को 5 रूप में लिखा जा सकता है। तो क्या इसी तरह से 5 को बता सकते हैं कि 5 को कितने तरह से लिखा जा सकता है, यानी n बराबर 5, 5 को कितनी तरह से लिखा जा सकता है? तो देखिए 5 को लिखने का तरीका 1 के रूप में लिख दिया, ठीक है। अब पीछे वाले दोनों को हटाओ, 1 प्लस 1 प्लस 1, ये दोनों मिल गए, 2 हो गया, ये 5 हो गया टोटल। अब इस 2 को आगे आगे घुमाते जाओ, 1 प्लस 1, अब 2 को इधर लिख लो, प्लस 2 प्लस 1। अब इस 2 को दूसरे नंबर ले लो, 1
प्लस 2 प्लस 1 प्लस 1। अब इस 2 को आगे ले लो, देखो 2 धीरे-धीरे फर्स्ट में आ गया। अब 2 का स्थान नहीं लेगा, 2 आगे और नहीं जा सकता। अब पीछे वाला और 2 इनका योग करो। इन 2 का योग करेंगे, देखिए यह तो लिखा हुआ है 2 प्लस 1, इन 2 को हटा रहे, इसकी जगह क्या लिखा? 2 लिखा। अब इस 2 को आगे लेते आओ, इसको इधर भेज दिया, तो ये भी अलग है। सब अलग तरह से पैटर्न दिख रहा है। अब कुछ हो सकता है क्या? बताइए। क्या अब हम सोच सकते हैं कि कुछ और हो? कितनी संख्या हो गई? 1 2 3 4 5 6 7, कुछ और बता सकते हैं तो बोलिए। क्या ऐसा हो सकता है कि यहाँ जो हमने लिखा है, यह 2 आगे भी आ गया? ये तो दोनों सेम है 2, इधर-इधर लिखोगे दोनों सेम ही दिखे, परंतु इस 1 को तो आगे लिख सकते हैं, 1 प्लस 2 प्लस 2। तो देखिए कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8। हम कितने रूप में, कितने तरीकों से लिख सकते हैं? 8 विधियों में इसको लिख सकते हैं। तो 5 को 8 विधियों में 1 और 2 के रूप में लिखना हो तो 8 विधियों में लिखा जा सकता है। 4 को 1 और 2 के रूप में लिखना हो तो 5 विधियों में लिखा जा सकता है। अपनी अभ्यास पुस्तिका में संख्या 5 को सभी संभावित विधियों से 1 और 2 के रूप में लिखने का प्रयास कीजिए। हमने अभी लिखा। आपने कितनी विधियां ज्ञात की? आपको 8 विभिन्न विधियां प्राप्त होनी चाहिए, तो हमको 8 विधियां प्राप्त हुई अलग-अलग तरीके से। क्या आप उन सभी संभावनाओं को लिखे बिना ज्ञात कर सकते हैं? आपको संभावनाओं का पता चल जाएगा, कितनी संभावनाएं होगी, क्या पता चल सकता है? क्या आप n बराबर 8 के लिए इसका प्रयास कर सकते हैं? यानी देखिए ये 5 के लिए ये 8 थे, 5 और 3 8। अब ये कह रहा है कि अगर n बराबर 8 हो तो कितनी विधियां होगी? बहुत सारी विधियां होगी, बहुत सारी। जैसे 5 के लिए 1 और 2 के रूप में कितनी बार लिखा जा सकता है? 8 विधियों से लिखा जा सकता है। तो 8 के लिए n बराबर 8 हो तो कितनी विधियां होगी? तो बहुत सारी हो सकती है। यहाँ लघु एवं गुरु शब्दांशों की 5 ताला वाली सभी लय लिखने की एक क्रम विधि दी जा रही है। एक क्रमबद्ध तरीका है। अगर इस पैटर्न से आप लिखते हैं कि पीछे वाला योग करते जाओ, इन 2 को हटाओ, इनका योग करो, फिर इस 2 को घुमाते जाओ, आगे आगे आता जाएगा। 2 जैसे आगे आ जाए उसके बाद पीछे वाले 2 और बनाते जाओ। तो यह विभिन्न, हमें 5 के लिए विभिन्न लय प्राप्त हो रही है। 5 की ताल चाहिए हमको, गीत संगीत में 5 की ताल चाहिए, तो इस प्रकार से 5 की 8 तालें हो सकती है, लय हो सकती है। तो 5 ताल की 8 लय है। ये 5 ताल है और 8 विधि का मतलब लय है। 8 तरीके से इसको गाया जा सकता है। यह विधि तब ठीक से कार्यान्वित होती जब 5 तालों वाली प्रत्येक लय को या तो 1 प्लस से या 2 प्लस से प्रारंभ होना चाहिए। यदि यह 1 प्लस से प्रारंभ होती तो शेष संख्याओं को एक 4 ताल लय प्रदान करनी चाहिए और 2 से प्रारंभ होती शेष तालों को एक 3 लय प्रदान करनी चाहिए। ठीक है। अगर हम आगे 1 से शुरुआत कर रहे हैं पहले, तो इसके मतलब है उसके पीछे 4 और होंगे। वो 4 किस रूप में होंगे? 1 और 2 के मिश्रण के रूप में होंगे। और यदि हम 2 से शुरू कर रहे हैं तो पीछे 3 और होंगी ताल। उनको किस मिश्रण से में देख रहे हैं? 6 ताल लय कितनी है? अगर हम 6 ताल करें तो उसकी कितनी लय आएगी? 6 ताल के लिए हमें कितनी लय प्राप्त होगी? तो 6 ताल के लिए इसी तर्क के अनुसार देखिए, यदि यह 2 प्लस के स्थान प्रारंभ करते शेष संख्याओं को एक 3 ताल लय प्रदान करनी चाहिए तथा हम सभी को लिख सकते हैं इस प्रकार: 5 ताल लयों की संख्या 4 ताल लयों की संख्या और 3 ताल लयों की संख्याओं का योग है। तो यह समझते हम, यह क्या है? देखिए, यह हमने शुरू में भी देखा था, सीखा था, समझा था। इसमें यह था, एक के लिए यह एक ताल है, उसके लिए लय 1। यह 2, 2 के लिए लय भी 2 थी। ठीक है। 3 के लिए, 3 के लिए भी लय कितनी थी? 3 थी। परंतु 4 के लिए कितनी थी? 5 थी। 5 के लिए कितना बना था? 8। देखिए 5 के लिए 8 था, 5 के लिए 8 था। ठीक है। हम इस सारणी में भी देख सकते हैं, 1 के लिए 1 ही था। 1 ताल तो 1 लय, 2 ताल तो 2 लय, 3 ताल तो 3 लय, परंतु 4 ताल तो 5 लय, 5 ताल 8 लय। ऐसा था। ये 5 ताल तो 8 लय। 6 ताल, अगर हमको 6 ताल करनी है तो कितनी लय होगी? 13 होगी। 7 ताल करनी है तो 21 लय होगी। 8 का हमको पूछा भी था, 8 अगर ताल है तो कितनी लय होगी? कितने 8 को अलग-अलग तरीकों में लिखा जा सकता है? 1 और 2 के रूप में 34 तरीकों से। 5 को 8 तरीकों से हमने अभी लिखी भी है। ठीक है। 6 को 13 तरीकों से लिख सकते हैं।
तो यह हमको समझाया जा रहा है कि पिछली दो संख्याओं का योग होगा। अब अगर हमको छह ताल लय, छह के लिए देखिए, छह के लिए कितनी होगी, तो शुरुआत वाली छह से पहले कौन है, 5 और 8, इन दोनों को जोड़ दो। अगर हमको छह का ज्ञात करना तो 5 और 8 को जोड़ दो, 5 और 8 13, तो छह ताल के लिए कितनी लय होगी, 13 होगी। अगर हमको 7 का कहे, 7 के लिए कितनी संख्या होगी, तो हम इनको देख लेते हैं, इन दोनों को जोड़ेंगे, यानी जो अगली दोनों योग है वो आगे वाली संख्या बन रहा है, इन दोनों का योग करेंगे तो ये 34 बनेगा, 13 और 21, तो 8 के लिए 34 इस तरह से आ रहा है। ठीक है, इसी प्रकार छह तालों वाली 13 लय होगी। क्रमबद्ध विधि का प्रयोग करते हुए सभी छह ताल लयों को लिखिए, अर्थात 6 को 1 और 2 के रूप में सभी संभावित विधियों से लिखिए। क्या आपको 13 विधियां प्राप्त हुई? तो देखिए, 6 का हमको ज्ञात करना है, तो हमको ये 5 का दिया हुआ है, यह 5 के लिए कितनी थी, 8 थी। अब इन सब के आगे पहले हम एक एक लगा देते, एक लगाया, देखिए 6 हो गया, एक लगाया 6 हो गया, एक लगाए इन सब का योग 6 हो गया, एक लगाए इन सब का योग 6 हो गया, एक लगाए इन सब का योग 6, इधर भी एक लगा दिया, इधर भी एक लगा दिया, इधर भी एक लगा दिया। यानी जो हम 6 के लिए ज्ञात करेंगे वो यह तो होंगे ही, उसके अलावा कुछ और भी दिखेगा। कुछ और का अर्थ होता है कि हम इस एक को, 2 को इधर आगे लेकर के आए, 2 को इधर आगे लेकर के आए तो भी बन सकता है। ठीक है, या इस 2 को इधर आगे लेकर के आए, 2 अभी आगे कहीं नहीं आया, 2 आगे इधर लेकर के आ जाते फर्स्ट में, देखिए 2 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, यह कहीं नहीं दिख रहा है। फिर इस 2 को आगे लाओ, इस 2 को, 2 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 2, ये सबका योग 6, ये याद रखना। अब हम देखते हैं कि इस 2 को आगे लाएं, 2 प्लस 1, 2 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 1, यह भी 6। अब अगर इस 1 को आगे लाएं, दोनों एक, 1 को आगे लाएं और फिर 2, 1 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 1, ऐसा भी नहीं आया। ठीक है, अब यह भी नहीं आया, तो हमारे पास 8 तो पहले थी, देखिए ये शुरुआत में लिखा हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 तो हमारी 5 वाली थी, हमने और कितनी एक्स्ट्रा लिख ली, 1 2 3 4 5 और लिख ली, तो 8 और 5 कितनी हो गई, टोटल कितनी हो गई, 13, 13 लय या 13 विधि। तो 6 को लिखने की कितनी हो सकती है, तो 6 को लिखने की, 6 को लिखने की 13 विधि कहाँ है, तो देखिए ऊपर जो मैंने इधर लिखा है वही आपको लिखनी है, ये सब 6 बन रहा है। ठीक है, ये सब देखो 6 सिंगल सिंगल, ये भी 4 और 2 6, 4 और 2 6, ये 2 धीरे-धीरे आगे-आगे घूम रहा है। 2 की स्थिति चेंज करते जाओ, जब 2 पूरी स्थिति में चेंज हो जाए, तो फिर किसी और एक-एक को, सिंगल को 2-2 बनाओ। इस तरह से धीरे-धीरे वो संख्याएँ चेंज दिखेगी और हमारी संख्या में वृद्धि करता जाएगा। इस तरह से इसको कितने तरीकों से, 13 तरीकों से लिखा जा सकता है और हम इसको सीधा भी प्राप्त कर सकते थे, पर उसने कहा कि 13 विधियाँ लिखो, तो 13 हमने लिख लिया। यानी जो 8 है, वो 8 की 8 इधर काम आएगी। अब हमको अगर 7 के लिए चाहिए, 7 के लिए चाहिए, तो 7 के लिए यह 13 की 13 तो काम आएगी, सबके आगे 1-1 लगा दो। ठीक है? 13 ये, फिर 8 और नहीं बनेगी। जो जो अभी तक नहीं आया, 2 को आगे-आगे रखते जाओ। 2 देखिए हमने 2 को आगे-आगे रखा है, 2 का प्रयोग और ज़्यादा करते गए। इस तरह से वो धीरे-धीरे बढ़ती जाएगी। किसी भी निश्चित संख्या में दी गई ताल के लघु एवं गुरु अक्षरों की सभी लयों की गणना करने की यह सुंदर एवं उत्तम विधि एक महान प्राकृत भाषाविद और छंद शास्त्री वीरहांक भारतीय थे। उन्होंने लगभग 700 सामान्य संवत में प्रदान की थी। उन्होंने अपनी इस विधि को कविता के प्राकृत छंद के रूप में दिया, कविता के रूप में दिया था उन्होंने, और यह अनुक्रम ऐसा था, इसे वीरहांक अनुक्रम कहा जाता है। उनके नाम पर इसका नाम पड़ गया, वीरहांक अनुक्रम। वीरांक इतिहास में वे सबसे प्रथम ज्ञात व्यक्ति थे जिन्होंने स्पष्ट महत्वपूर्ण संख्याओं पर विचार किया तथा इन्हें बनाने का नियम लिखा। तो वीरांक सबसे पहले थे। भारत में अन्य भाषाविदों और छंद शास्त्रियों ने भी इस संख्याओं पर इसी काव्यात्मक संदर्भ में विचार किया। निसंदेह वीरांक को प्रसिद्ध भाषाविद और छंद शास्त्री पिंगल के पूर्व कार्यों से प्रेरणा प्राप्त हुई। पिंगल का जीवन काल लगभग 300 सामान्य संवत पूर्व था, यानी इस हिसाब से भी 300 साल पहले तक का था। तो ये बहुत पहले का था, मतलब आज से लगभग 2500 साल पहले, 2300-2500 साल पहले की बात है। वीरांक के बाद इन संख्याओं के बारे में गोपाल
1135 सामान्य संवत, मतलब आज से लगभग 900 साल पहले फिर हेमचंद्र द्वारा भी लिखा गया। पश्चिम में इन संख्याओं को इटालियन गणितज्ञ, अब विदेशों में इसे किसने लिखा? इटालियन गणितज्ञ फिबोनाची, इसलिए इसे फिबोनाची संख्याएं भी कहा जाता है। इन्होंने इस संख्याओं के विषय में विरांक के 500 वर्ष के बाद 1202 सामान्य संवत में इसे लिखा। जैसा कि हम देख सकते हैं कि फिबोनाची न तो ऐसे प्रथम व्यक्ति थे, न ही द्वितीय, न ही तृतीय। फिबोनाची विरांक के बाद तो बहुत सारे गणितज्ञ हैं, उन्होंने बहुत सारी जगह बहुत सारा लिखा भी है। फिबोनाची तो बहुत पीछे है जिन्होंने इस संख्याओं के विषय में लिखा, परंतु कभी-कभी विरांक, फिबोनाची संख्याओं का उपयोग इसलिए किया जाता है कि सभी व्यक्ति समझ सकें वस्तुतः इनका संदर्भ क्या है। अब इनके नाम से ये संख्याएं जानी जाती है। अतः लघु एवं गुरु शब्दांश वाले 8 तालों से कितनी लय होगी? 8 तालों से। अब हमको पूछना बार-बार 8 ताल है। देखो, ये पहली ताल से, ये दूसरी ताल से संख्या, ये तीसरी ताल से संख्या, ये चौथी ताल से, ये पांचवी ताल से 8 आई थी, छठी ताल से 13 होगी, सातवीं ताल से 21 होगी और आठवीं ताल से कितनी होगी? 34 लय होगी। तो कितनी लय होगी? 34 लय होगी। हम इसके लिए विरांक अनुक्रम का 8वां पद लेते हैं। अगर 8 ताल है मतलब 8 संख्या को 8 को लिखने की कितनी अलग-अलग विधियां? 1 और 2 के रूप में 8 को लिखने की 34 विधियां, 1 + 2 के रूप में लिखने की। इस अनुक्रम में 55 के बाद बताइए 55 के बाद कौन सी संख्या आएगी? तो 55 के बाद कौन सी आएगी? इन दोनों का हम योग करेंगे। यह क्या हो रहा है देखिए, यह अनुक्रम जो है, यह अनुक्रम देखिए कि पिछली 2 संख्याएं जो उनका योग है, 1 और 2 का योग 3 आया। अब इन दोनों का योग करेंगे, 2 और 3 का योग 5 आया, 5 आया। अब इन दोनों का योग करेंगे वापस, 3 और 5 का योग 8 आया। अब इसके आगे की संख्या अगर हमको लिखनी है तो इसकी पिछली दोनों संख्याओं का योग, 8 और 5 13। अब 13 से इधर वाली, इन दोनों का योग करेंगे, 13 और 8 21। अब 21 से आगे वाली तो इन दोनों का योग। यानी जो संख्या हम ज्ञात करना चाहते हैं उससे जस्ट पहले वाली दोनों संख्या, 13 और 31, 13 और 21 34। अब अगली संख्या 34 और 21 55। अब 55 से आगे चाहिए तो 55 और 34 दोनों का योग करेंगे तो 5 और 4 9, 5 और 3 8 89। अब इन दोनों का योग करेंगे तो अगली संख्या आएगी, 9 और 5 14 का 4, 8 और 5 13 और 1 14 144। अब अगली संख्या चाहिए, इन दोनों का योग करेंगे, 9 और 4 13 का 3, 14 और 8 22 और 1 23। ठीक है, इस तरह से संख्याएं इस अनुक्रम में धीरे धीरे आगे बढ़ती जाएगी। यही है विरांक संख्याएं। अब इसमें एक स्टेप आपको यह भी पता चलना चाहिए कि यह देखिए, यह 2 लगातार विषम संख्याओं के बाद सम संख्या आई, फिर वापस 2 विषम संख्याएं, फिर एक सम आई, फिर 2 विषम आई, फिर एक सम आई, फिर 2 विषम आएगी, एक सम आएगी। यानी 2 विषम आएगी, विषम के बाद विषम आएगी, फिर क्या आएगी? सम आएगी, फिर वापस विषम, विषम, फिर सम आएगी। इस तरह से ये पैटर्न चलता जाएगा। 2 विषम के बाद सम आएगी, फिर वापस 2 विषम, फिर सम आएगी। तो 55 के बाद आने वाली संख्या कौन सी होगी? अभी हमने देखा 55 के बाद क्या आएगा? 34 और 55 का योग आएगा 89 जिसको कहते हैं। ठीक है, उसके आगे वाली संख्या भी हम इसको देख करके लिख सकते हैं। हम देख चुके हैं कि इस अनुक्रम में अगली संख्या पिछली 2 संख्याओं को जोड़कर प्राप्त होती है। जांच कीजिए कि यह तथ्य ऊपर दी गई संख्याओं के लिए सत्य है या नहीं। हमने अभी इसको किया, सत्य है। अगली संख्या 34 + 55 2 संख्याओं के योग से अगली संख्या बन रही है, 89 हो गया। अब इन दोनों का योग करेंगे, 9 और 5 14 का 4, 8 और 5 13 और 1 14। अब अगली संख्या इधर वाली, इन दोनों का योग करेंगे, 9 और 4 13 का 3, 14 और 8 22 और 1 23। अब अगली संख्या 3 और 4 7, 23, 3 और 4 7, 2 और 1 3। इस तरह से संख्या आगे आगे बढ़ती जाएगी। ठीक है, यदि आपको उपरोक्त अनुक्रम की एक और संख्या लिखनी हो तो क्या आप बता सकते हैं कि पिछली 2 संख्याओं को जोड़े बिना यह सम संख्या होगी या विषम संख्या होगी? तो हम पता लगा सकते हैं। देखिए, जो अभी पैटर्न था, 2 विषम होगी, फिर सम आएगी, फिर 2 विषम, फिर सम। तो देखिए मैं यहाँ पर रुक चुका हूँ, तो बताइए अगली संख्या क्या होगी? तो हम ये देख रहे हैं कि ये दोनों संख्याएं कैसी है, विषम है, और दोनों विषम का योग करेंगे तो अगली संख्या क्या बनेगी? सम ही बनेगी। ठीक है, 2 विषम आ गई, अब अगली संख्या क्या बनेगी? सम आएगी, क्योंकि 2 विषम के योग से सम बनता है। तो यह पैटर्न याद रखना है। इस अनुक्रम में प्रत्येक संख्या की समानता क्या है? समानता का अर्थ होता है एक नियम लिखना है। तो नियम क्या है? विषम, फिर विषम, फिर सम, फिर विषम,
फिर विषम, फिर सम, फिर विषम, फिर विषम आएगी और उसके बाद सम आएगी, इस तरह से चलता जाएगा। यानी 2 विषम के बाद अगली सम, फिर 2 विषम, फिर सम। वर्तमान समय में फिबोनाची और विराम संख्याएं काव्यात्मक रचनाओं से लेकर के ढोल नगाड़े बजाने तक, चित्रकला और वास्तुकला से लेकर विज्ञान तक अनेक गणितीय और कलात्मक सिद्धांतों का आधार बनती है। और यहाँ पर हम एक गुलबहार का फूल देखें तो उसमें पंखुड़ियों की संख्या भी एक विरांक संख्या होती है। जैसे गुलबहार का फूल है, इसमें पंखुड़ियां देखें, पंखुड़ियां अगर गिने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, इसमें 13 और 13 एक विरांक अंक है। देखिए यह रहा 13 विरांक, विरांक संख्या के रूप में पंखुड़ियों की संख्या होती है। तो सबसे अच्छा उदाहरण है ये। इसमें कितनी पंखुड़ियां? ये गुलबहार का, इसमें 21, 21 भी एक विरांक अंक है, 34 भी विरांक अंक है। तो विरांक अंक के रूप में, संख्याओं के रूप में पंखुड़ियों की संख्या होती है। विरांक, फिबोनाची की जो संख्याएं अनेक उल्लेखनीय गणितीय गुण हैं, जिनका हम बाद में गणित के साथ अन्य विषयों में अध्ययन करेंगे। ये संख्याएं विज्ञान, कला, संगीत, गणित के बीच एक उत्तम उदाहरण है। चलिए हमारा ये वीडियो यहाँ पर भी समाप्त होता है। अब आगे जो है रोचक अंक पहेली, उसके बहुत सारे सवाल है। अज्ञात संख्या आएगी, कुछ चर होंगे, उसकी जगह क्या मान होगा, इस तरह के हम आगे और पढ़ेंगे। तो हमने आज क्या अध्ययन किया? फिबोनाची और विरांक संख्याओं पर विस्तृत अध्ययन किया। तो आपको संख्या याद रखनी है। धन्यवाद। इस पेज को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को भी भेजें और ज़्यादा से ज़्यादा देखें। इसलिए जुड़ते रहें। और हमने अध्याय 4 के भी वीडियो बना दिए हैं। अध्याय 4 के भी बनते रहेंगे, अध्याय 6 के भी बनते रहेंगे, अध्याय 1 के जो डिलीट हो चुके थे, इसलिए वो भी बनाते रहेंगे। तो जुड़ते रहें, जोड़ते रहें। धन्यवाद।